ऊपर थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में, हल्के से छोटे से वैलिडेशन और तालियों के चक्कर में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, लेकिन वो भी इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज सारी चीजें अंडर द रग है। देखो, अगर किसी को कोई ट्रिक पता है जिससे वो अच्छे तरीके से इजीली पैसे कमा सकता है तो वो कभी बताता नहीं है। क्या आपकी वेबसाइट को गूगल से मैनुअल पेनल्टी मिली है, इस तरह का प्योर स्पैम या फिर मिसलीडिंग कंटेंट वाला लव लेटर मिला है? वेल, ये गूगल के मार्च 2024 अपडेट का किया धरा नहीं है। यस, गूगल ने पिछले 2 दिनों में बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मैनुअल पेनल्टी लगाई है, उन्हें सर्च से बाहर किया है, डी इंडेक्स कर दिया है, लेकिन ये मार्च 2024 से अलग एक्शन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर किन किन रीजंस की वजह से किस किस टाइप की वेबसाइट्स को गूगल मैनुअल पेनल्टी दे रहा है, और अगर आपकी वेबसाइट को ये मैनुअल पेनल्टी मिली है, चाहे कंटेंट की वजह से मिली हो या फिर गलती से मिली हो, तो इसे कैसे हटवाया जाए। हट सकता है, उसके लिए प्रोसेस है, हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net, और आज के वीडियो में हम गूगल की मैनुअल पेनल्टी से अफेक्टेड वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे और प्योर स्पैम वाले कलंक को हटवाने की तरफ फोकस करेंगे। 5 मार्च को गूगल ने मार्च 2024 अपडेट को रोल आउट करना शुरू किया, जिसमें 3 अपडेट्स बंडल की गई हैं। नंबर 1 कोर अपडेट, नंबर 2 हेल्पफुल कंटेंट अपडेट और नंबर 3 स्पैम अपडेट। स्पैम अपडेट में गूगल ने एक्सपायर्ड डोमेन्स और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो AI जनरेटेड वेबसाइट में कंटेंट डाला जाता है उनको गूगल टारगेट कर रहा है। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल पेंच है। ये क्या है? ब्रॉड कोर अपडेट, गूगल की एल्गोरिदम की अपडेट है, राइट। और जो अभी वेबसाइट्स डाउन की जा रही हैं, डी इंडेक्स की जा रही हैं, उन्हें मैनुअल पेनल्टी मिल रही है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जिन वेबसाइट्स पर एक्शन लिया जा रहा है वो मार्च 2024 अपडेट की वजह से नहीं लिया जा रहा है, ये अलग एक्टिविटी है। मार्च 2024 अपडेट का असर भी दिखाई देगा वेबसाइट्स पर, बट उसकी वजह से वेबसाइट्स डी इंडेक्स नहीं होंगी, सिर्फ ट्रैफिक अप या डाउन हो सकता है। गूगल की पेनल्टी 2 टाइप की होती है, मैनुअल और एल्गोरिदम। अभी फिलहाल मैनुअल पेनल्टीज दी जा रही हैं जिनको भी डी इंडेक्स किया जा रहा है, जिनको गूगल सर्च कंसोल में इस तरह के मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। ये एल्गोरिदम पेनल्टी नहीं है। एल्गोरिदम पेनल्टी के केस में गूगल कोई भी मैसेज नहीं देता है। हाँ, ये एक अजीब चीज जरूर है कि गूगल ने सभी एक्शंस को एक ही टाइम पर एक साथ लॉन्च कर दिया है, लेकिन हम इसके बारे में इस वीडियो के लास्ट के पार्ट में बातें करेंगे। अभी पहले टेक्निकल चीजें देख लेते हैं, फिर इसके बाद आज के सुविचार भी जान लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको मैनुअल और एल्गोरिदम पेनल्टीज दोनों को अलग अलग समझना होगा। नाउ, जिन वेबसाइट्स को मैनुअल पेनल्टी अभी मिल रही है उन्हें रीजंस भी दिया जा रहा है। अधिकतर वेबसाइट्स को इन 2 में से एक रीजन दिया गया है। नंबर 1 है प्योर स्पैम और नंबर 2 है मिसलीडिंग कंटेंट। पहले इन दोनों पेनल्टीज को समझ लेते हैं, फिर इनका सोल्यूशन देखेंगे। प्योर स्पैम पेनल्टी ऐसी वेबसाइट्स को दी जाती है जिनका कंटेंट गूगल के हिसाब से सर्च रिजल्ट्स में दिखाने लायक है ही नहीं। कंप्लीटली ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, मतलब एक एक्सेल शीट में कीवर्ड्स डाले और AI राइटर को दे दिया और उसने जो भी कंटेंट दिया उसको उठाकर वेबसाइट में छाप दिया, या फिर उठाकर छापा क्या, वो ऑटोमेटिकली कोई एक प्लगइन है जो कीवर्ड अपने आप पिक करता है और उन कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाकर वहां पर पूरा का पूरा पेस्ट कर देता है। ये हो गया प्योर स्पैम। या अगर किसी इंसान ने भी लिखा हुआ है कंटेंट, लेकिन उसमें बहुत ग्रामर खराब है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, या फिर कंटेंट किसी इंग्लिश वेबसाइट से आपने उठाया और उसको किसी AI टूल के जरिए ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली छापना शुरू कर दिया, वेबसाइट में पब्लिश करना शुरू कर दिया, वो भी होगा प्योर स्पैम। या किसी और वेबसाइट से उठाया हुआ कंटेंट है, पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट किया गया है, या फिर लेट्स से कंटेंट कहीं से कॉपी किया फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, यानी कि टाइटल चेंज कर दिया, डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया, इमेजेस चेंज कर दी, थोड़े बहुत वर्ड्स को चेंज कर दिया, सिनोनिम्स वगैरह यूज कर लिए और इसके बाद जो है पब्लिश कर दिया, तो ये भी हो जाएगा प्योर स्पैम। किसी दूसरी वेबसाइट से इमेजेस और वीडियोस को उठाकर बस वेबसाइट पर पोस्ट कर देना। काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो बस वॉलपेपर होस्ट कर रही हैं या गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस को होस्ट कर रहे हैं, वो भी प्योर स्पैम है। YouTube वीडियोस को उठाकर अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में डालकर एम्बेड कर रहे हो वेबसाइट में, तो वो भी प्योर स्पैम है, क्योंकि आप कुछ बना नहीं रहे हो, आप सिर्फ कैटेगराइज करके उसको वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हो। कुल मिलाकर ऐसी वेबसाइट्स जिसमें वेबसाइट बनाने वाले ने या तो अपना खुद का कोई यूनिक कंटेंट एक्सपीरियंस कुछ लिखा ही नहीं है, और अगर कुछ खुद का लिखा भी है तो कंटेंट पहले से किसी वेबसाइट पर था, उससे कॉपी किया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड नहीं किया। थोड़ा एक होता है कि मेकअप करके इधर उधर हल्का सा रीशफल करके आपने पोस्ट कर दिया, बहुत कम मेहनत लगाई, क्योंकि आपका गोल क्या है कि कैसे न तैसे करके वेबसाइट पर हम पेज बनाएं ताकि उन पेजेस पर ऐड दिखाई दे और आपको रेवेन्यू मिले। ना रेवेन्यू की हसरत करना, उसकी इच्छा करना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, जो मेहनत आप नहीं कर रहे हो। कंटेंट को कॉपी करके किसी और वेबसाइट से इसके बाद पब्लिश कर देना, थोड़ा बहुत चेंज करके, वो मेहनत नहीं है।
है ना, उसे आलस कहते हैं। मेहनत उसने की जिसने ओरिजिनली भी कंटेंट लिखा था। प्योर स्पैम में ऐसी वेबसाइट्स भी आती हैं जिनमें पेज के बहुत बहुत बड़े हिस्से पर एड्स ही एड्स होते हैं। मे बी कंटेंट यूनिक हो, यूजफुल भी हो, लेकिन पेज में कंटेंट से ज्यादा एड दिखाई दे रहा है। प्योर स्पैम में एक और टाइप की वेबसाइट होती हैं जो क्लोकिंग की ट्रिक से गूगल बॉट को अच्छा कंटेंट दिखाती हैं बिना ऐड वाला, लेकिन जब इंसान उसे विजिट करते हैं तो उसे खराब कंटेंट दिखाते हैं जिसमें एड्स ही एड्स होते हैं। अगर कोई वेबसाइट इस तरह की ट्रिक यूज करती है तो उसे भी प्योर स्पैम में काउंट किया जाता है। कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वाले प्लगइन्स या जो स्क्रिप्ट्स होती हैं वो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जो कि बहुत गड़बड़ हो जाता है। कुछ प्लगइन्स आते हैं, कुछ स्क्रिप्ट आती हैं जो इमेज की हॉट लिंकिंग को रोकने के लिए या वेबसाइट में राइट क्लिक को डिसेबल करने का काम करते हैं। ऐसे सारे प्लगइन गड़बड़ नहीं करते, लेकिन कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो जावास्क्रिप्ट की मदद से जब ये काम करते हैं तो वो जावास्क्रिप्ट गूगल बॉट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, कंटेंट को गड़बड़ कर देती है, गलत इमेज दिखा देती है या फिर कंटेंट को पढ़ने नहीं देती है। तो इस तरह का जब भी कोई हो जाएगा इशू तो वो आपकी वेबसाइट को प्योर स्पैम में ही काउंट करा देगा। प्योर स्पैम के बारे में मैट कट्स ने एक बहुत पहले एक वीडियो किया था, उसका लिंक अभी आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा। इस वीडियो को आपको देखना चाहिए, ये अभी भी बहुत रेलेवेंट है, बहुत अच्छा वीडियो है। दूसरा इशू है मिसलीडिंग कंटेंट का। मिसलीडिंग कंटेंट पॉलिसी सिंपल है समझना थोड़ा सा। अगर आपके पेज का मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 कुछ और टॉपिक बता रहा है लेकिन आप पेज के कंटेंट में कुछ और ही बता रहे हो, या फिर आपने जो प्रॉमिस किया था कंटेंट, जिस टॉपिक के बारे में आपने इंफॉर्मेशन देने का प्रॉमिस किया था, आप उस टॉपिक को कवर ही नहीं कर रहे हो, अगर आपका कंटेंट गलत सलाह दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेज का कंटेंट है घरेलू नुस्खों से डायबिटीज को जड़ से खत्म करें, तो कंटेंट मिसलीडिंग ही होगा। डायबिटीज कंट्रोल होती है, खत्म नहीं होती है। या फिर फला साइंटिस्ट ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, आप रिसर्च का लिंक दे सकते हो, स्टडी के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि इलाज मिल गया? इलाज तो नहीं मिला ना। इलाज मिल जाता तो नोबेल मिल जाता उसे, है ना। आप अपनी तरफ से अगर हेडलाइन को कुछ ज्यादा ही मिर्च मसालेदार बनाने के चक्कर में अगर झूठ की तरफ बढ़ जाएंगे तो फिर आपका कंटेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। फीचर इमेज में भी इस तरह के क्लेम्स नहीं करने चाहिए। वेबसाइट विजिटर को गुमराह करने वाला, धोखा देने वाला काम नहीं करना, अदरवाइज आपकी वेबसाइट मिसलीडिंग कंटेंट के फेर में आ जाएगी। इस तरह की वेबसाइट्स अधिकतर डिस्कवर फीड में ज्यादा चल रही होती हैं। मिसलीडिंग कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूं। नाउ अगर आपको ये दोनों इशू समझ में आ गए हैं तो इनके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। मैनुअल पेनल्टी के केस में क्या होता है कि गूगल के सिस्टम्स पॉलिसी तोड़ रही वेबसाइट्स की लिस्ट जनरेट करती हैं और फिर गूगल का एम्प्लॉय जो होता है वो इन वेबसाइट्स को खुद से मैनुअली चेक करता है और वेबसाइट पर एक्शन लेता है। इसीलिए से बोलते हैं मैनुअल पेनल्टी, क्योंकि एक इंसान उसे चेक कर रहा है। नाउ बिकॉज एक इंसान चेक कर रहा है जिसको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो ऐसा बहुत कम होता है जब आपकी वेबसाइट पर गलती से मैनुअल एक्शन ले लिया गया हो। राइट, सो इमोशनल होकर नहीं सोचना है, अपनी वेबसाइट को ऑब्जेक्टिवली चेक करना है और फिर अपने मन में ही सोचना है कि हाँ, मेरी वेबसाइट को गलती से मिली मैनुअल पेनल्टी या मैंने खतरों का खिलाड़ी वाला काम किया है। मोस्टली गूगल पूरी वेबसाइट पर ही पेनल्टी लगाता है। जब भी मैनुअल पेनल्टी लगती है तो पूरी वेबसाइट पर लगता है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट दो पार्ट में है, लेट्स से कि बिजनेस पार्ट जो है example.com है और ब्लॉग है example.com/blog पर या फिर blog.example.com पर, तो ब्लॉग वाले पार्ट पर आप बहुत ज्यादा इधर उधर की गलत कंटेंट को पब्लिश करें तो मैनुअल पेनल्टी भी ब्लॉग वाले सेक्शन पर ही मिलेगी, लेकिन नॉर्मली पूरी वेबसाइट पर ये पेनल्टी लगाई जाती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी कंटेंट पर ये मैनुअल पेनल्टी लगी है उसको डिलीट करना होगा वेबसाइट से। थोड़ा बहुत चेंज करने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा कंटेंट जड़ से हटाना पड़ेगा, नया कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा और फिर गूगल के रिक्वेस्ट रिव्यू बटन को क्लिक करना होगा। पहले नहीं दबाना इस बटन को, ये लाल वाला बटन समझ लीजिए। रिक्वेस्ट रिव्यू बटन पर क्लिक करने से पहले सारे कंटेंट को हटाएं, नया कंटेंट पब्लिश करें इनफ क्वांटिटी में। ऐसा नहीं है कि जितना पहले, अगर पहले 10,000 पेज थे तो आपको 10,000 पेज का कंटेंट ही पब्लिश करना पड़ेगा, 200-300 पेज भी पब्लिश कर दो, लेकिन कुछ कंटेंट होना चाहिए। और अपने पास आपको रिकॉर्ड भी रखना है कि आपने कितने पेजेस डिलीट किए हैं। अगर कोई प्लगइन हटाया है तो वो कौन सा प्लगइन हटाया और आपके हिसाब से वो प्लगइन क्या गड़बड़ कर रहा था, कितने पेजेस आपने फिर से पब्लिश किए हैं, इन नए पेजेस के कंटेंट में और पुराने कंटेंट में क्या डिफरेंस है, आपने अपने कंटेंट की स्ट्रेटजी में क्या चेंज किया है कि आगे आप स्पैम नहीं करेंगे, इसके लिए आपने क्या स्टेप्स लिए हैं। आप जो भी डिटेल्स देंगे उसको अगेन गूगल का एक एम्प्लॉय देखेगा, स्टडी करेगा और फिर आपकी वेबसाइट पर डिसीजन लेगा। इसीलिए रिव्यू के लिए सॉलिड प्रूफ देना जरूरी है, तभी ये पेनल्टी रिवर्स होती है। बट प्रैक्टिकली देखें, ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। प्रैक्टिकली अगर देखें तो मैनुअल पेनल्टी से अफेक्टेड वेबसाइट्स दोबारा कभी नॉर्मल वेबसाइट की तरह रैंक नहीं करती हैं। कड़वा सच है,
लेकिन बताना ज़रूरी है। अगर आप पुराने कंटेंट को हटा देते हैं पूरी तरह से, नया कंटेंट हाई क्वालिटी रखते हैं, सब कुछ सही करते हैं, तो जब गूगल मैनुअल पेनल्टी हटा देगा, जब वो हटा देगा उसके बाद 10-12 महीने के अंदर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक सही सलामत क्वांटिटी में आने लगेगा, लेकिन वो वेबसाइट हमेशा एक फ्रेश वेबसाइट के कंपैरिजन में नॉर्मल रैंक नहीं करेगी। ये कड़वा सच है। सो इतनी मेहनत तभी करिए जब आपकी वेबसाइट बहुत पुरानी है, उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू है और आपको पता है कि अगर एक बार मैनुअल पेनल्टी हट गई तो डायरेक्ट ट्रैफिक भी आपको काफी सारा मिलता रहेगा। आपके डोमेन की ब्रांड वैल्यू है, अगर है ऐसा तो आप इतनी मेहनत करो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट 1-2 साल पुरानी है जिसमें आपने थोड़ा बहुत काम किया था और उस पर मैनुअल पेनल्टी लग गई है, तो फिर आप एक काम करें कि आप वेबसाइट को डिलीट कर दें, जीमेल आईडी को भी साथ में डिलीट कर दें, होस्टिंग अकाउंट को ऐसे ही जाने दें और नया डोमेन परचेज करके नई वेबसाइट पर काम करें, नई जीमेल आईडी बना लें। जीमेल आईडी वाले पॉइंट पर अभी मैं आता हूं, लेकिन इस वेबसाइट पर अब और ज़्यादा काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैनुअल पेनल्टी लग चुकी है। दोबारा ये वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट की तरह रैंक नहीं कर पाएगी। दिस इज द ट्रूथ। ना अगर आपकी वेबसाइट एकदम सही है, उसमें कोई भी कंटेंट में इधर उधर कुछ भी गड़बड़ नहीं है और फिर भी आपको मैनुअल पेनल्टी मिल गई है, तो आप एक बार वेबैक मशीन पर जाकर चेक करें, देखें कि कहीं डोमेन पर आपसे पहले कोई और वेबसाइट तो नहीं हुआ करती थी। कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि आपका डोमेन पुराना था, उस पर पहले कोई वेबसाइट हुआ करती थी जिसमें अजीब सा कंटेंट था, लेकिन इसके बाद जो है आपने उस डोमेन को परचेज किया, आपने अच्छा कंटेंट डाला, लेकिन गूगल ने फिर भी मैनुअल पेनल्टी दे दी। इस केस में आपको अपनी वेबसाइट की डोमेन ट्रांसफर का प्रूफ देना होगा। आपको बताना होगा कि आपने फला फला डेट को डोमेन परचेज किया था और आपकी वेबसाइट अब एकदम नई है, उसका पुरानी वेबसाइट से कोई लेना देना है नहीं। इसके बाद गूगल सर्च कंसोल कम्युनिटी पर आपको नई थ्रेड बनानी होगी, अपनी साइट की सारी डिटेल्स देनी होंगी। इसके बाद अपनी थ्रेड का लिंक ट्विटर पर आपको जॉन म्यूलर और सर्च लिएजॉन को टैग करके भेजना होगा। सर्च कंसोल कम्युनिटी पर प्रोडक्ट एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी वेबसाइट को चेक करेंगे और अगर आपकी वेबसाइट को रियली में गलती से पेनल्टी मिली है तो वो गूगल टीम को फॉरवर्ड कर देंगे और वेबसाइट से पेनल्टी हट जाएगी। जब आप ट्विटर पर जॉन म्यूलर और सर्च लिएजॉन को अपने इस फोरम का लिंक भेजेंगे तो वो लोग भी इस आपकी थ्रेड पर जल्दी नजर डालेंगे और आपकी वेबसाइट से पेनल्टी हटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हट जाती है पेनल्टी, ऐसा नहीं है, अगर गलती से मिल गई है तो हट भी जाती है, लेकिन अगर कंटेंट ठीक होगा तभी, अदरवाइज नहीं। मैनुअल पेनल्टी के केसेस में मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं। नाउ 2-3 मिनट रुककर ये भी देखते हैं कि आखिर गूगल इतने सारे एक्शंस एक साथ ले क्यों रहा है। मार्च स्पैम अपडेट भी आ गई है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट भी आ गई है, ब्रॉड कोर अपडेट भी आ गई है और उसके साथ में मैनुअल पेनल्टी भी इसी टाइम पर क्यों दे रहा है, राइट? या फिर ये भी देख लेते हैं कि आपको गुस्सा किसके ऊपर करना है। सबसे पहले फर्क समझिए स्पैम और स्कैम में। स्पैम वो होता है जो गूगल की पॉलिसीज के हिसाब से ठीक नहीं है और अगर आप नहीं मानते हैं तो गूगल आपको अपनी वेबसाइट से सिर्फ अपने सर्च रिजल्ट से हटा रहा है। आप अपनी वेबसाइट पर कुछ भी कर सकते हैं, गूगल भी अपनी वेबसाइट पर कुछ भी कर सकता है, दोनों लोग स्वतंत्र हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक्स को यूज करके गूगल के एल्गोरिदम को चकमा देकर वेबसाइट रैंक करते रहते हैं, ट्रैफिक निकालते रहते हैं और पैसे बनाते भी रहते हैं। ये बहुत पहले से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। अभी भी राइट नाउ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होंगे जो इन मैनुअल पेनल्टीज से बच जाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। गूगल कभी भी 100% स्पैम नहीं पकड़ सकता है और वो इसमें पढ़ना भी नहीं चाहता है। गूगल ना इंटरनेट पुलिस है और ना उसे बनना है, क्योंकि इंटरनेट पुलिस बनने की सैलरी कौन देता है गूगल को? ऐड दिखाने का प्रॉफिट होता है गूगल को, स्पैम पकड़ने पर कुछ नहीं मिलता है। वो इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन नमूना उठता है और ट्वीट कर देता है कि देखो मैंने कैसे गूगल को उल्लू बनाया, चैट जीपीटी से 1 लाख आर्टिकल लिखवाकर अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किए और इतना सारा ट्रैफिक उठा लिया, इतना पैसे कमा लिए। एक और नमूना उठता है और यूट्यूब पर आता है, बोल देता है कि देखो कैसे गूगल को उल्लू बनाया जा सकता है, फला वेबसाइट से आप भी मेरी तरह से आर्टिकल कॉपी करो, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर छेड़छाड़ करो या उसकी वेब स्टोरी बना लो, आर्टिकल को अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दो, वेब स्टोरी को पोस्ट कर दो, इतने लाख का ट्रैफिक आ जाएगा। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें आप वैक्यूम में कर रहे हैं? गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके पास पड़ोसियों से, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर हैं उसमें से 10 का या 100 का मल्टीप्लाई कर दो, उससे ज्यादा गूगल के अपने एम्प्लॉयज हैं जिनका काम यही, वो प्रोफेशनली पूरे दिन भर इंटरनेट को भ्रमण करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, राइट? और जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब इस तरह के वीडियोज आते हैं, जब इस तरह के आर्टिकल्स को पब्लिश किया जाता है या ट्वीट की जाते हैं, तो गूगल एम्प्लॉयज इस चीज को देखते हैं। ये जितने भी इस तरह के वीडियोस हैं और ये जो आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल कहीं ना कहीं किसी न किसी रिपोर्टर या जर्नलिस्ट की नज़र में आ जाते हैं, फिर वो इसके ऊपर वर्ज की तरह इस तरह से आर्टिकल लिखते हैं बड़ा सा। और ये जो बड़े से आर्टिकल आते हैं जिसमें लिखा होता है कि गूगल के भाई सर्च रिजल्ट्स ही खराब हैं, गूगल स्पैम के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, स्पैमी लोग गूगल के सर्च रिजल्ट्स पर कब्जा करके बैठे हैं, इन सारी चीज़ों से गूगल को मिलती है बदनामी।
गलत पब्लिसिटी। अच्छा बदनाम बुरा पुरानी कहावत है। गूगल बदनाम नहीं होना चाहता। आप गूगल के ऊपर स्पैम कर रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो, उससे गूगल का कुछ नहीं जाता, उसकी खुद की पॉकेट से पैसे नहीं जा रहे हैं। ऐड जो भी चला रहे हैं उनकी पॉकेट से पैसे जाते हैं, गूगल कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बढ़ चढ़कर बोलते हो, या जो लोग बोल रहे हैं बढ़ चढ़कर इंटरनेट पर आकर, यूट्यूब पर थोड़ी सी पब्लिसिटी के चक्कर में, हल्के से छोटे से वैलिडेशन और तालियों के चक्कर में जो लोग इस तरह के काम करते हैं, थोड़े से लाइक्स के चक्कर में ये जो काम करते हैं, मे भी हो सकता है वो पैसे ना भी बना रहे हो, लेकिन वो सिर्फ बोल रहे हैं, उससे क्या होता है, गूगल को खराब पब्लिसिटी मिलती है। और जब एक पब्लिकली लिस्टेड $1 ट्रिलियन कंपनी को खराब पब्लिसिटी मिलती है तो वो क्या करेगा? तारीफ तो करेगा नहीं, बेचारा तो बनेगा नहीं, वो एक्शन लेगा। और वो एक्शन हमेशा ज्यादा होता है, टाइट होता है, ताकि पब्लिक को मैसेज जाए कि भाई देखो गूगल स्पैम के अगेंस्ट कुछ कर रहा है। और गूगल ने एग्जैक्टली यही किया। वर्ज का जो आर्टिकल आया था कि गूगल स्पैम कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है, जनरेटिव एआई से जो ये कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है उससे गूगल के सर्च रिजल्ट्स खराब हो रहे हैं, उसकी वजह से गूगल ने ये हैवी एक्शन लिया। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब गूगल ने अपडेट रिलीज की और इसके बाद गूगल के खुद के जो पांडु नायक, उनके सीनियर एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जाकर दोबारा से वर्ज को इंटरव्यू दिया है। गूगल एम्प्लॉइज ने बैरी शॉर्ट्स को इंटरव्यू दिया है। अलग अलग मैगजीन्स पर, अलग अलग न्यूज वेबसाइट्स पर जाकर वो लोग बता रहे हैं कि हम कैसे एआई कंटेंट के पीछे पड़ रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। तो आपको किसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए? आप ठीक है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर की ट्रिक्स को यूज करके पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन आपका काम बिगाड़ा है उन लोगों ने जो ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। यूट्यूब पर इतना बड़ा मुंह खोल खोल कर बोलने वाले लोगों ने ही आपकी लंका लगाई है। एसईओ में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो ट्रिक्स चलती थी, जिनकी वजह से लोग जल्दी रैंक कर लेते थे, उनके ऊपर गूगल ने एक्शन लिया। पीबीएन वगैरह कहने को बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीबीएन यूज करते हैं, पीबीएन के थ्रू वेबसाइट को रैंक कराते हैं, पीबीएन चल रही हैं। लेकिन वो लोग आकर यूट्यूब पर बता नहीं रहे कि देखो मैंने पीबीएन के थ्रू फला वेबसाइट 1 घंटे में रैंक करा ली और इसके बाद में अब इतने पैसे छाप रहा हूं। वो लोग ये काम शांति से करते हैं। आप जब तक ये काम शांति से करते रहेंगे ना, किसी को जाकर खोल के बताएंगे नहीं, इधर उधर फैलाएंगे नहीं अपनी ट्रिक्स को, तब तक गूगल से बचे रहेंगे। जिन लोगों ने ज्यादा इधर उधर बोलचाल की है, जिन लोगों ने ज्यादा बढ़ चढ़ कर बताया है, जिन लोगों ने अपनी ट्रिक्स को फैलाया है, उन्हीं लोगों के ऊपर गूगल ज्यादा एक्शन ले रहा है। और एक्शन भी ऐसे ले रहा है कि एक अगर जीमेल आईडी पर 10 वेबसाइट थी, एक वेबसाइट पर उन्होंने प्योर स्पैम को पकड़ा तो बाकी 9 वेबसाइट भी उठाकर साफ कर दी है। झाड़ू पूरे के पूरे अकाउंट पर लगाया जा रहा है। इसीलिए मैंने बोला है कि अगर आपकी वेबसाइट प्योर स्पैम में पकड़ी जाती है या फिर मिसलीडिंग कंटेंट में पकड़ी जाती है तो अपनी जीमेल आईडी को बंद कर दो। उसी जीमेल आईडी पर दूसरा डोमेन परचेज मत करना, वरना गूगल आगे फिर से पकड़ लेगा। वो लोग एसोसिएशन से पकड़ते हैं। जीमेल भी उन्हीं का है, यूट्यूब भी उन्हीं का है, गूगल सर्च भी उन्हीं का है, एडसेंस भी उन्हीं का है। तो जल में रह के मगर से बैर क्यों लेना? और गूगल मगर भी नहीं है, जल ही है पूरा। ओके, गूगल अपने आप में कोई बहुत दूध का धुला हुआ नहीं है। वो भी चाहे तो स्पैम को दिन बर दिन जब भी जैसे ही वेबसाइट आती है स्पैमी, उनको अपने आप रोक सकते हैं, लेकिन वो भी इस सब पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। एज लॉन्ग एज सारी चीजें अंडर द रग है। जैसे ही लोग ज्यादा फुदकना शुरू कर देते हैं, ज्यादा उछलना शुरू कर देते हैं, गूगल को खराब पब्लिसिटी देना शुरू कर देते हैं, तभी गूगल ये एक्शन लेता है। सो अभी फिलहाल ये एक्शन लिया जा रहा है। चुपचाप जिन वेबसाइट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है उनको देखना चाहिए। अगर आपकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है तो वेबसाइट पर मैनुअल पेनल्टी हटाने की मेहनत करिए, कंटेंट डिलीट करिए, दोबारा से कंटेंट पब्लिश करिए, रिक्वेस्ट रिव्यू करिए। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट छोटी मोटी थी तो डिलीट करो, बंद करो, जीमेल आईडी दूसरी जीमेल आईडी खोलो एंड दोबारा काम चालू करो। और ये भी कोई कमेंट ना करे कि ब्लॉगिंग डेड हो गई, अब गूगल ब्लॉगिंग बंद कर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिन भी टॉपिक्स के ऊपर गूगल ने अगर 2 वेबसाइट्स को मैनुअल पेनल्टी लगाई है तो 2 लाख वेबसाइट उसी कंटेंट पर, उसी टॉपिक पर ऑलरेडी चल रही है और वो चलती रहेंगी। आपको सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत है। और अगर कोई ट्रिक मिल गई है जिससे पैसे बना सकते हो तो उस पर जाकर इधर उधर हर जगह पूरे गांव में ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। और जो लोग यूट्यूब पर ढिंडोरा पीट रहे हैं उनकी बात सुना मत करो। देखो, अगर किसी को कोई ट्रिक पता है जिससे वो अच्छे तरीके से इजीली पैसे कमा सकता है तो वो कभी बताता नहीं है। तो ये लोग आपको इस तरह की ट्रिक्स तब बताते हैं जब उन्हें पता है कि उसका पूरा फायदा तो निकल गया है। अब उन ट्रिक्स को बताने के नाम पर ये लास्ट में आग से हाथ सेकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वीडियो के व्यूज मिल जाएं, आप सब्सक्राइब कर लो, उनको एड रेवेन्यू मिल जाए। वो तरीका ऑलरेडी यूज होके अब बेकार हो चुका है, गन्ने में से रस निकल गया है, कुछ नहीं बचा है। अगर था पहली बार तो, अगर था भी तो अब उसमें कुछ नहीं बचा है। अब आप क्या करते हो? आप वीडियो देखते हो, आप लाइक करते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, एड रेवेन्यू मिल गया, फिर इसके बाद जाकर आप नई वेबसाइट बनाते हो उसी टॉपिक पर जो ऑलरेडी सारा जूस निकल चुका है। और आग किसको लगती है? आपकी वेबसाइट को। मत करो ऐसा, असली चीज सीखो, राइट? मेहनत करो, मेहनत नहीं करनी है। और अगर कोई इस तरह की ट्रिक मिल जाती है कहीं पर किसी से प्राइवेट, तो शांति से आराम से अपना अंडर द रडार रह के काम करना है, उछलना नहीं है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी बातों के साथ में। थैंक यू सो मच।